तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कौन सी पुस्तक, समकालीन भारत भाग 1। और बच्चों इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने जाना कि भारत में कितने प्रकार के वन्य प्राणी हैं और प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है ना बच्चों। और इसे हमने क्या नाम दिया था, जैव विविधता, यानी कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है बच्चों। आज भाग 2 के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारण क्या है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे हमारे मुख्य टॉपिक के साथ में। इससे पहले आप उठाएंगे अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी नोटबुक और पेन और पेंसिल, और बच्चों साथ में रेडी रखेंगे एक रिक्त भारत का राजनीतिक या फिर प्राकृतिक मानचित्र, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करेंगे वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कौन कौन से कारण हैं। तो बच्चों इतनी सारी विविधताओं के लिए 2 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पहला है धरातल और दूसरा है जलवायु, ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक क्षेत्र का जो धरातल होता है वो किसी भी क्षेत्र के वन्य प्राणियों को और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है, और उसमें भी 2 मुख्य रूप से कारक होते हैं। एक होता है भूभाग और दूसरा होता है मृदा, ठीक है बच्चों। समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि कहीं किसी स्थान पर पर्वत होते हैं, कहीं पर पठार और कहीं पर मैदानी भाग होते हैं। तो बच्चों प्रत्येक प्रकार के जो स्थलाकृतियां हैं वहां पर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति होगी, और बच्चों जैसी प्राकृतिक वनस्पति यदि सघन होती है तो वहां पर वन्य प्राणियों की संख्या भी ज्यादा होगी, और प्राकृतिक वनस्पति विरल होगी तो वन्य प्राणियों की संख्या भी कम होगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि मृदा किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए बच्चों बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियां मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जलवायु संबंधी कारक। इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं तापमान संबंधी कारक। बच्चों यदि किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो वहां पर वनस्पति अधिक विकसित होती है, ठीक है। और यदि किसी क्षेत्र में तापमान कम है तो वहां पर वनस्पति कम विकसित होगी, ठीक है बच्चों। यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वनस्पति की मात्रा में और उसकी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आता जाता है, ठीक है बच्चों। तो जो निचले क्षेत्र होते हैं पर्वतों के वहां पर अधिक सघन वनस्पति होती है, और जैसे 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 ऊपर चलेंगे वैसे वैसे वनस्पति की मात्रा में भी कमी आती जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश। बच्चों आप जानते हैं कि पादप किस प्रकार की क्रिया से वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से वृद्धि करते हैं। और बच्चों यदि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो पौधों का विकास जल्दी होता है और प्राकृतिक वनस्पति की जो संख्या होगी वो भी अधिक होगी। और बच्चों यदि इसके विपरीत सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो वहां पर प्राकृतिक वनस्पति कम देखने को मिलती है। उसी प्रकार बच्चों जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा होगी, और जहां वर्षा कम है जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो वहां पर हमें प्राकृतिक वनस्पति कम देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारणों को एक सतही तौर पर पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके इन सब कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले धरातल संबंधी कारकों में देख लेते हैं कि किस प्रकार से भूभाग प्राकृतिक वनस्पति को और वन्य प्राणियों की विविधता को प्रभावित करते हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग लगा लेंगे भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो जैसा भूभाग होता है वैसे ही वहां की प्राकृतिक वनस्पति होती है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति इसीलिए नहीं हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसीलिए वनस्पति भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है, और उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल होते हैं और घास के मैदान होते हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, ठीक है बच्चों। तो हमने देख लिया है धरातल से संबंधित भूभाग वाला कारक। अब देखेंगे हम दूसरा कारक, ठीक है बच्चों, और वो है हमारा मृदा संबंधी कारक।
विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। ठीक है बच्चों, तो मरुस्थल में कौन सी मिट्टी होती है? बालू मिट्टी यानी कि बलुई मृदा होती है, तो वहां पर कंटीली झाड़ियां होती है। जबकि जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहां पर पर्णपाती वन हमें देखने को मिलते हैं। पर्वतों के ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी होती है वहां पर शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता का दूसरा कारक यानी कि जलवायु, और जलवायु में भी हम तापमान संबंधी कारक को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपना चार्ट बनाएं मेरे साथ साथ, और आपको जहां कहीं लगता है वीडियो को पॉज कर लें और अपने नोट्स बना लें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप तापमान संबंधी हेडिंग लगाएं। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यदि हम हिमालय पर्वत की ढलानों और प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर, ठीक है बच्चों, हमने देखा था ना कि हिमालय पर्वत में भी पर्वत श्रृंखला है और दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ है? पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट पर, जो कि प्रायद्वीप के पहाड़ी भाग आते हैं। वहां की यदि हम बात करें तो 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाने पर, ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए ये पर्वत है और यहाँ पर 915 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर जाने पर क्या होगा? तापमान में गिरावट आएगी, और तापमान में गिरावट के साथ ही वनस्पति के पनपने और बढ़ने को ये कारक प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, और उसे हम उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करते हुए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो निचले भाग होते हैं पर्वतों के, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उपोष्ण प्रकार की, उसके बाद में शीतोष्ण प्रकार की, और बाद में बच्चों ऊपर की तरफ तो अल्पाइन प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलेगी, जो कि अत्यंत शीत क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम देखें सूर्य के प्रकाश का समय। मान लीजिए किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय अधिक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की जो अवधि होती है वो अधिक होती है, और बच्चों साथ ही वहां पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, तो वहां पर प्राकृतिक वनस्पति सदाबहार वनों की प्रकृति के समान होती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर भी निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी ही बढ़ जाते हैं। देखते हैं बच्चों, अब एक प्रश्न आ गया है हमारे पास में। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है? ठीक है बच्चों, हम इसको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हिमालय पर्वत, ठीक है, और आपको चारों दिशाओं का ज्ञान हो चुका है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ठीक है बच्चों, ये उत्तर दिशा है और ये है दक्षिण दिशा, ठीक है बच्चों, और ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, यदि हम हिमालय पर्वत की उत्तरी ढलानों की बात करें, ठीक है बच्चों, ये कौन से ढलान है? उत्तरी ढलान है। और ये कौन से ढलान है? भारत की तरफ के जो भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ढलान। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उत्तरी ढलान और ये हो गया दक्षिणी ढलान। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है? ठीक है बच्चों, आपको प्रश्न समझ में आया? हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी ढलानों पर वनस्पति की सघनता कम है, जबकि दक्षिणी ढलानों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके दो कारण हैं। एक तो, ठीक है, एक बार हमसे इस 3D इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये उत्तर दिशा वाला ढलान है और ये है दक्षिण दिशा वाला ढलान। तो बच्चों, जो दक्षिण दिशा वाला ढलान है, इसे एक तो सूर्य की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है बच्चों, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश की जो मात्रा है वो अधिक मिलेगी। इसके विपरीत बच्चों, उत्तरी ढलान पर सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और बच्चों, जो दूसरा कारण है वो ये है कि दक्षिणी ढलानों पर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जिसकी वजह से भी सघन वनस्पति होती है, जबकि उत्तरी ढलानों पर वर्षा की मात्रा भी कम होती है। ठीक है बच्चों, तो दो मुख्य कारक हैं, एक तो सूर्य के तापमान की मात्रा और दूसरा है मॉनसून की अवधि।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलता है और दूसरा हमें वर्षा भी अधिक मिलती है। इसीलिए दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति की सघन मात्रा मिलती है, जबकि उत्तरी ढलानों पर वनस्पति की कम मात्रा दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आ जाते हैं हमारे उसी पृष्ठ पर। ठीक है बच्चों, तो आप समझ चुके हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कहता है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है। ठीक है बच्चों, तो हमने दो कारण देख लिए थे, अब हम उनको लिख भी लेते हैं। दक्षिणी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है, जो पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायक होता है, जबकि उत्तरी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश अपेक्षाकृत कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा है, दक्षिणी ढलानों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, जो प्राकृतिक वनस्पति के बढ़ने में सहायक होता है, जबकि उत्तरी ढलानों पर वर्षा न्यूनतम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा कारण, जिसकी वजह से दक्षिण ढलानों पर वनस्पति की मात्रा कम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरफ के जो भाग है ये क्या कहलाएंगे, ये दक्षिण ढलान कहलाएंगे और ये है उत्तरी ढलान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि किस प्रकार से वर्षण भी प्रभावित करता है प्राकृतिक वनस्पति को और वन्य प्राणियों को। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए, जिसका नाम क्या है बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है ना बच्चों, हमने जाना था कि आगे बढ़ता हुआ मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिससे भारत में 90% एरिया में वर्षा होती है। एक और मानसून होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, और उसे हम कहते हैं पीछे हटता हुआ मानसून। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए मानसून से होती है, जिसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि जून से सितंबर तक रहता है, और पीछे हटते मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ही जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि जहाँ पर वर्षा अधिक वहाँ पर वनस्पति भी सघन होती है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर वनस्पति की भी हमें विरल मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और प्रश्न। वो प्रश्न भी बच्चों आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ पर है। वैसे तो बच्चों आप चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ये सब बातें पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों पश्चिमी घाट। ठीक है, और पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट अविरत एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है बच्चों, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ढलान है ये कैसी है, पश्चिमी ढलान है, और ये जो ढलान है ये कैसी है, ये पूर्वी ढलान है। ठीक है, तो ये पश्चिमी ढाल और ये है पूर्वी ढाल। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर अरब सागर स्थित है। ठीक है बच्चों, और यहाँ अंदर क्या होगा बच्चों, अंदर तो स्थल भाग है। ठीक है, तो बच्चों दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो सबसे पहले विस्फोट होता है वो कहाँ होता है बच्चों, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा हमने कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किससे टकराता है, पश्चिमी घाट की यानी इस पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी ढलान से टकराता है। ठीक है बच्चों, और फलस्वरूप यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सघन वनस्पति होती है। ठीक है बच्चों, और पूर्वी ढाल इस वर्षा से वंचित रह जाता है। ठीक है बच्चों, इसका भी एक कारण है। इस ढाल को बच्चों हम कहते हैं पवन मुखी ढाल। ठीक है बच्चों, तो ये पवन के सामने वाला ढाल है, और ये जो ढाल होता है इसे हम कहते हैं पवन विमुख ढाल। ठीक है बच्चों, तो हमने देखे दो प्रकार के ढाल, एक तो पवना मुखी ढाल और दूसरा है पवना विमुखी ढाल, यानी ये पवनों के पीछे वाला क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। ठीक है बच्चों, पर्वत एक है, लेकिन जैसे ही ढाल बदलते हैं वैसे ही वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो पश्चिमी ढाल जो कि वर्षा के बिल्कुल सामने आते हैं, पर्वतों से टकराकर यहाँ पर वर्षा हो जाती है। एक ही पर्वत की पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होती है और पूर्वी ढाल पर कम वर्षा होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका उत्तर लिख लेते हैं।
पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से भारी मात्रा में वर्षा होती है और भारी वर्षा घने वनों के स्थायित्व एवं विकास में सहायक होती है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने क्या देखा था कि जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, और जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वनस्पति भी अधिक होगी। इसके विपरीत पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वो पवन विमुख भाग में स्थित है, अतः उसे हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ही पर्वत है, पर्वत का पहला ढाल यानी कि पश्चिमी ढाल, वहां पर अधिक वर्षा है, जबकि पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, यानी कि वहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। कम वर्षा होने से यहाँ पर वनस्पति भी कम होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को आप एक बार और पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। आप स्वयं भी इस प्रकार से पूरा का पूरा मानचित्र बनाकर, ढाल बनाकर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम वनों के महत्व के बारे में। ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन कैसे संसाधन है बच्चों? नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे संसाधन जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम इसके बारे में वनों का महत्व। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से हेडिंग लगाएं और लिखें, ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप जानते हैं कि जहाँ पर वन होते हैं, वन मिट्टी को बांध कर रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वनों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है और जब भारी वर्षा होती है तो मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो नदियों की जो धाराएं होती हैं उनको भी नियंत्रित करते हैं। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जलवायु। जी हाँ बच्चों, जहाँ पर वन अधिक होते हैं वहाँ की जलवायु भी कैसी होती है? सम प्रकार की होती है। ठीक है ना बच्चों, तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम कागज उद्योग की बात करते हैं तो कागज उद्योग का कच्चा माल कहाँ से आता है? वनों से ही आता है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक करते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो वन होते हैं वो वर्षा के मित्र होते हैं, यानी कि वन वर्षा को बुलाते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि वन क्षेत्रों में कमी क्यों आ रही है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कृषि क्षेत्र के लिए भी भूमि की मांग बढ़ रही है, उद्योगों के लिए भी भूमि की मांग बढ़ रही है और बच्चों नई नई कॉलोनियों के लिए भी तो वन क्षेत्र को काटा जा रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके कारण भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी डिमांड की वजह से वनों को काटा जा रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि नए नए क्षेत्रों को अब डेवलप किया जा रहा है, प्राकृतिक वनों को तो हमने नष्ट कर दिया है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे कि हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर मानव का जाना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, बस मानव ने वहीं के प्राकृतिक वनस्पति को छेड़छाड़ नहीं की है, बाकी सभी जगह वो पहुंच चुका है और अपना प्रभाव जमा चुका है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल ही निम्न कोटि की हो गई है। ठीक है बच्चों, तो मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव के जो क्रियाकलाप हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति जो कि हमारी संपदा है उसको नष्ट करता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एक दंड आरेख। जी हाँ बच्चों, इस प्रकार का जो डायग्राम होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंड आरेख कहते हैं। और इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है प्रत्येक राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों की वन क्षेत्र के आवरण को। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से आपकी पुस्तक का जो पेज नंबर 45 है उसमें भी इस टेबल को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उस टेबल को देखकर आपको जवाब देने हैं 2 प्रश्नों के। देखिए बच्चों, कौन कौन से हैं प्रश्न। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, यदि हम देखें यहाँ पर दंड आरेख में तो हमें दिखता है कि मिजोरम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 90% से भी अधिक वन क्षेत्र मौजूद हैं। तो बच्चों इसका उत्तर तो बहुत सरल है, मिजोरम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है। ठीक है बच्चों, इस पुस्तक को छपने से पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है बच्चों, तो हम उन्हीं आंकड़ों से पढ़ेंगे इसको। इसमें दमन दीव के आंकड़े अलग से बताए हुए हैं और दादर नागर हवेली के जो आंकड़े हैं वो अलग से बताए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दमन दीव के आंकड़े हैं और ये है दादर नागर हवेली के आंकड़े। तो यदि इसके अनुसार हम देखते हैं तो दमन दीव का जो वन क्षेत्र है वो सबसे कम है और इसका कारण क्या है बच्चों, कि मृदा अत्यंत लवणीय है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक और फैक्ट। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है बच्चों, 21.05%, जबकि होना कितना चाहिए बच्चों, 33% होना चाहिए। ठीक है, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 33%, और है कितना, 21.05%। यानी हमें और अधिक वन क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा। आप उन उत्तरों को जानने का प्रयास करें और बच्चों आप अपनी जो होमवर्क है और जो स्टडी है वो घर पे ही करते रहें। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।